हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एमकॉम सेकेंड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो प्राइवेट में आपका पेपर होगा एमसीक्यू सीरीज़ में, तो उसकी यूनिट नंबर 3 में आपसे डिस्कस करूँगा। कल मैंने यूनिट नंबर 1, 2 और 5 डिस्कस कर दी थी, तो जिन्होंने ना देखी हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो उसकी प्लेलिस्ट में जो है ये वीडियो आपको मिलेगी। और दूसरा जो एनटीए नेट की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन फॉर बीएड एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी एंड एनटीए नेट, तो उसमें ये सारे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्योंकि जो नेट पर्पस वाले हैं तो वो नेट या स्लेट की तैयारी कर सकते हैं या टीजीटी पीजीटी वाले कर सकते हैं, ठीक है। उसमें तो आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस मुझे अवेलेबल होते रहेंगे मैं तैयार करता रहूँगा आपके लिए, तो वो उस प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से होंगे, ठीक है व्यूअर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की भी डिस्कस कर दी है, अपलोड हो चुकी है वो वीडियो। तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के तो एमकॉम के स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स देख सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के, ठीक है। या और कहीं भी अगर एमसीक्यू सीरीज़ में पेपर हो रहा है, जैसे एचएनबी गढ़वाल में हो रहा है और लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ में भी हो रहा है, ठीक है, तो अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी है ये पेपर, ठीक है। चलिए व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा और प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा व्यूअर्स। क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मिलेंगी और तकरीबन 68,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको उसमें मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि व्यवसाय के भूमंडलीकरण के युग में M&A का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, इंग्लिश में कहते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन और इंग्लिश में कहते हैं विलय तथा अधिग्रहण। एक ही वितरण श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के बीच संघर्षों को कहते हैं लंबवत संघर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय तत्व विपणन नीति को प्रभावित नहीं करता है। तो वो होता है साख पत्र, क्रेडिट लेटर या लेटर ऑफ क्रेडिट। भौतिक वितरण का निम्न घटक है तो परिवहन, गोदाम और रहतिया, ठीक है। रहतिया मीन्स स्टॉक, तो ये तीनों ही करते हैं। सही आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग होता है। तो CIF, CFR और CPT, ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित परिवहन का साधन कुल रहतिया लागत यानी टोटल स्टॉक कॉस्ट को कम करता है, तो वो होती है हवा। संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया था। हेनरी एवं हैमिल्टन ने। संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस सन में हुआ था। तो वो हुआ था सन 1791 में। यदि अमूल भारत में स्थित है, कोरिया से कोका खरीदता है, उत्पाद को अमेरिका में बेचना चाहता है और चीन में दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो इसका मेजबान देश होगा भारत, ठीक है, क्योंकि अमूल भारत में स्थित है। पिज़्ज़ा हट तथा मैकडोनाल्ड प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखते हैं वो होती है फ्रेंचाइजी। जब एक कंपनी अपनी बिक्री लागत और संभावित लाभों का पुनः परीक्षण यह जानने के लिए करती है कि यह तत्व कंपनी के उद्देश्यों को संतुष्ट करते हैं, तो वह किस विकास चरण पर है। तो वो है व्यवसाय विश्लेषण पर। फ्रेडरिक लिस्ट ने निम्नलिखित में से किस देश में संरक्षण नीति को अपनाने पर बल दिया है। जर्मनी में। यदि कोई सरकार विदेशी उत्पाद के लिए किसी प्रकार की बाधा का उपयोग करती है तो यह पक्षपात विदेशी कंपनी के उत्पाद के लक्षण को प्रभावित करता है, तो वो होता है नॉन टैरिफ व्यापारिक बाधाएं।
एक वितरण चैनल व्यूह रचना विभिन्न घटकों से प्रभावित होती है, जो 3 वर्गों में आती है। ठीक है, तो वो है सही आंसर ऑप्शन ए, बाजार, उत्पादक तथा उत्पाद। उत्पाद विभिन्न माध्यमों के द्वारा उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। उन माध्यमों में मुख्य चैनल है, तो वो होता है थोक व्यापारी, है ना, होलसेलर जो होता है आपका, और फुटकर होता है रिटेलर, वितरक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट आप जानते हैं, इंग्लिश में भी एजेंट ही कहते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित व्यापार निम्नलिखित में से कौन से विषय कार्यों को सुरक्षा के मानदंडों के रूप में रखा गया है? तो स्वामित्व अधिकार, व्यापार संकेत और स्वीकृत अधिकार। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोध उत्पन्न करने वाले मुख्य तत्वों में सम्मिलित है, तो आयात सीमा शुल्क, आयात अनुमति की आवश्यकता और तकनीकी हस्तांतरण, ये सभी जो है शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की आवश्यकता नहीं होती, जो कम्युनिस्ट देश हैं, ठीक है, उसमें नहीं होती है। तो चाइना जो है वो कम्युनिस्ट देश है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ अवरोध का रूप नहीं है? तो वह है राशिपातन, डंपिंग। एजेंट मध्यस्थ है, तो सी। विदेशों में कमीशन के आधार पर विक्रय का प्रबंध करता है। जब वस्तुएं सीधे उपभोक्ता को बेची जाती हैं तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स। तुलनात्मक लाभ है, तो वो है गतिशील। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या पर प्रथम लेख किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1959 में। इन संचार यंत्र अवरोधकों जैसे दूरी, गति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए यातायात लागत को सुगम बनाता है, तो सी। ई माध्यमों द्वारा। निम्नलिखित सभी कार्य भौतिक वितरण में सम्मिलित हैं एक के अतिरिक्त, तो वो है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। माल के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का रूप है, तो वो है समुद्र। वह कंपनी जिसके पास बहुत कम संसाधन होते हैं उसे चुनाव नहीं करना चाहिए। ए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्व विस्तार का। एक युक्ति एक के अतिरिक्त अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वस्तु संवर्धन की युक्तियां हैं, तो वो है मूल्य वृद्धि। मूल्यों के आधार पर यदि किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है तब देश में BOP, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत घाटा होता है। निम्नलिखित में से क्या वितरण श्रृंखला के चयन को प्रभावित करने का एक प्रमुख घटक नहीं है? देखिए, ना तो उत्पाद है, ना मध्यस्थ है और ना ही प्रतियोगी है, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विभिन्न देशों द्वारा तैयार सूची जो यूएस का अपने बाजारों में प्रवेश निषेध करती है, तो वो कहलाती है सी, हिट लिस्ट सुपर 301। एक रसायन शास्त्री के लिए जो महत्व तत्वों की आधुनिक तालिका का है वही महत्व एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए भुगतान का संतुलन है, भुगतान संतुलन का है। यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? तो वह है ऑप्शन ए, प्रोफेसर जेवेंस का। भुगतान संतुलन में भी समायोजन को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में। विकसित देश जिनमें काउंटर व्यापार होता है, काउंटर ट्रेड होता है, तो उनमें यह विशेषता होती है सी, कि विदेशी मुद्रा भंडारण को घटाना। सामान्यतः किस बिंदु पर संवहन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है? सी, यह सतत प्रक्रिया है, ठीक है। फीरा, सेबी और प्रतिस्पर्धी अधिनियम किस वातावरण से संबंधित हैं? तो वो है वैधानिक नियामक वातावरण से। वितरण वाहिकाओं की क्रियाओं का समापन
डैश के साथ होता है, तो जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं उनके साथ। एजेंट माध्य आदमी का उदाहरण है, तो वो है दलाल। एक थोक व्यापारी द्वारा एक उत्पादक को प्रदान की गई है। ऑप्शन ए कि फुटकर व्यापारी को सलाह। यह अंतर मध्यस्थ अपने आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों दोनों को वित्त प्रदान करता है, तो वो होता है ट्रेडिंग कंपनी। निम्नलिखित में से कौन से साख पत्र संशोधित नहीं किए जा सकते यदि एक बार निर्याती द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं, तो वो होते हैं अपरिवर्तनीय साख पत्र। अंतर्राष्ट्रीय विपणन मिश्रण का कौन सा कारक अंतर्राष्ट्रीय विपणन में लॉजिस्टिक्स कार्यों से जुड़ी बातों को बताता है, तो वो होता है स्थान। जीडीआर का पूर्ण रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। अप्रत्यक्ष माध्यम की निम्न सीमा होती है। नियंत्रण। विक्रेता जो कि अपना निर्यात कार्य स्वयं करते हैं डैश में संलग्न है प्रत्यक्ष निर्यात में। बिक्री प्रक्रिया की लंबाई डैश, तो सी सही है कि उत्पाद की जटिलता और अवसरों के आकार सहित कई घटकों के आधार पर अलग अलग होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पोर्टर के 5 कारक जो उद्योग व प्रतिस्पर्धी मॉडल का भाग नहीं है, तो वो होता है ए प्रवेश में अनेकों बाधाएं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विपणन के कार्यात्मक नियंत्रण की तकनीक नहीं है, तो वो है बाहरी विश्लेषण। एक भौतिक वितरण के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व आते हैं, तो परिवहन, माल भंडार और सामान। ठीक है, तो ये सभी आते हैं। भारत द्वारा निर्यातित वस्तु नहीं है, वो होता है कच्चा रबड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री कार्गो बीमा डैश के द्वारा माल भेजने पर लागू होता है, तो वायु, डाक और समुद्र, इन सभी पर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय भौतिक वितरण का अंग नहीं है, तो गोदाम, परिवहन और रहतिया प्रबंध, स्टॉक मैनेजमेंट है ना। तो सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, ना तो गोदाम होता है, ना परिवहन होता है और ना रहतिया प्रबंध होता है। ठीक है। डैश द्वारा बाजार का विस्तारीकरण संभव है, तो वो सी सही है कि अधिक प्रभावपूर्ण उत्पाद संवर्धन के उपयोग द्वारा। विश्व बैंक का आधिकारिक नाम क्या है? मैंने कई बार बताया, जिसे हम कहते हैं IBRD, है ना। तो पूरा नाम है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, IRBD। ठीक है। वह कंपनी जिसके पास बहुत कम संसाधन होते हैं उसे चुनाव नहीं करना चाहिए, तो ए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक विस्तार। विदेशी विनिमय की पूर्ति का मुख्य साधन क्या है, तो वो है माल तथा पूर्ति निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय खुदरा संगठन, OECD का पूरा नाम। ठीक है, या अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तो सी सही है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से भारतीय निर्यात आयात बैंक, जो होता है आपका एग्जिम बैंक शॉर्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो बी कि निर्यातकों के बचत खाते खोलना। भारत किन वस्तुओं का आयात करता है, तो पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेंट, मोती व रत्न और लुगदी व अपशिष्ट कागज, इन सभी का करता है। भारत द्वारा आयातित वस्तु नहीं है चमड़ा। एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित काल के भीतर उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा जोखा होता है।
यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? तो वो है प्रोफेसर बेहनम का। जब एक देश निर्यात के मुकाबले आयात अधिक करता है तो स्थानीय निवासी आयातित वस्तुओं पर स्थानीय मुद्रा व्यय करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम व्यापार हीनार्थ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आयातक निर्यातक कोड नंबर होना आवश्यक है, जिसे जारी किया जाता है तो ए विदेशी व्यापार के महानिदेशक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का हिस्सा नहीं है? तो जो विकेंद्रीयकरण होता है वो निजीकरण का हिस्सा नहीं होता। निम्नलिखित में से किस देश के अर्थशास्त्री ने संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ठीक है, देखिए शुरू में हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था तो वो थे अमेरिका के। मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं। तो वो जो था क्वेश्चन नंबर 7 है कि संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था हेनरी एवं हैमिल्टन ने। तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, वर्ष 2010-11 में भारत का व्यापार घाटा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 82.17 अरब डॉलर का। इस माध्यम का उपयोग उत्पादक द्वारा तब किया जाता है जब विदेशी आयातक से बिना किसी मध्यस्थ के अपने देश में वार्ता हो, तो वो है प्रत्यक्ष। ऐसी क्रिया जो कि वितरण प्रणाली में उपयोग नहीं होती है तो वो होती है निम्न जोखिम उठाना। निर्मात अनुदान योजना कितनी मदों को सम्मिलित करती है? 240 मदों को। ठीक है, आइटम्स को। सर्वप्रथम किस देश के निर्यातकर्ताओं को सर्वप्रथम किस वर्ष निर्यातकर्ताओं को कर में छूट प्रदान की गई? सन 1962 में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कर विशिष्ट मात्रा अथवा मूल्य के आधार पर जो भी कम हो तो वो लगाया जाता है? तो वो होता है मिश्रित कर। कानूनी बाधाएं डैश देशों में ज़्यादा होती हैं, तो जो ठंडे देश होते हैं। ठीक है, कौन सा अंतर मध्यस्थ के बारे में आधार पर प्रस्तुत किया जाता है? वो होता है निर्यात दलाल। निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर हवाई भाड़े में अनुदान नहीं दिया जाता? तो वो होते हैं एल्फोंसो आम पर। ठीक है, ध्यान रखना, एल्फोंसो आम पर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण प्रणाली के विकास को प्रभावित करता है? तो घरेलू व्यवहार एवं मूल्य, संचार प्रणाली और दूरी। ठीक है, सही आंसर है ये सभी। एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय विपणन योजना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित करेंगे? तो वो है केंद्रित विपणन प्रोग्राम। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण का अर्थ है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार सर्वेक्षण का अर्थ होता है बाजार अनुसंधान। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में शामिल है तो घरेलू विपणन, विदेशी विपणन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ये सभी शामिल होते हैं। व्यापार निषेध गैर प्रशुल्क रुकावटों जैसे डैश तथा डैश को भी सम्मिलित करता है। तो पहले में आएगा विधान और दूसरे में आएगा कोटा। जैसे विधान तथा कोटा को भी सम्मिलित करता है। पदोन्नति प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक स्नेही उपकरण है? तो वो है विज्ञापन। खरीद प्रोत्साहन के लिए तैयार की गई अल्पकालिक प्रेरणा योजनाएं होती हैं, तो होती हैं बिक्री प्रचार के लिए। भारत में निम्नलिखित में से किसका आयात नहीं किया जाता? थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूजन है ना, तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा। किस प्रकार का निर्यातक प्रत्यक्ष वितरण चैनल का चयन करेगा? तो वो है बड़ा निर्यातक। अंतर्राष्ट्रीय विपणन को प्रभावित करने वाले कारकों के समूह में शामिल है, तो सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक, तो ये सभी होते हैं। उत्पाद स्रोत योजना तैयार करने के लिए कौन सी देयता है? तो वो है कंपनी के पॉलिसी मार्कर। ग्रीन मार्केटिंग से संबंधित है, तो वो होता है पर्यावरण संरक्षण।
आंतरिक विपणन का अर्थ है तो वो होता है देश के अंदर विपणन। ठीक है, आंतरिक विपणन वातावरण किन तत्वों द्वारा अपनाया गया है, तो मिनी पर्यावरण कारक भी हैं और उच्च पर्यावरणीय कारक भी हैं। ठीक है, मिनी पर्यावरणीय कारक भी और उच्च पर्यावरणीय कारक भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार विभाजन के लिए पहला चरण है, तो वो होता है जांच और अनुसंधान। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रमाणीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है सी कि उत्पाद का निर्माण करने वाली कंपनी क्वालिटी मानकों का निर्वाह करती है। सीखने के लिए सबसे आसान भाषा क्या है, तो वो है एस्पेरेंटो। ठीक है, ये एक भाषा का नाम है। एक वैश्विक विज्ञापन को नहीं होना चाहिए मौखिक। नवाचारों को सबसे पहले देश में लागू किया जाता है उच्च विकसित देशों में। बाजार के संवर्धन का अर्थ है तो वह है माध्यमों द्वारा विक्रय बढ़ाना। विपणन अनुसंधान एक व्यवस्थित समस्या विश्लेषण, मॉडल निर्माण और माल सेवाओं के विपणन में सुधार निर्णय और निर्णय के उद्देश्य के लिए तथ्य खोज है। तो यह परिभाषा किसकी है, तो यह है फिलिप कॉटलर की। अंतर्राष्ट्रीय विपणन से आशय उत्पाद, मूल्य, स्थान, प्रचार को डिजाइन करना तथा विभिन्न राष्ट्रों के लोगों की पसंद के अनुसार अनुकूलित करना है। तो यह कथन है, तो यह बिल्कुल सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन की प्रकृति होती है तो प्रतियोगी, संरक्षणवादी और जोखिम, है ना, तो सही आंसर है ये सभी। उत्पादों द्वारा बाजारों में सफलता प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण की रचना करती हैं। यह परिभाषा किसकी है, तो यह डॉक्टर RS टावर की। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती है। तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है। तो व्यूअर्स, ये आपकी यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है व्यूअर्स, तो एक यूनिट और रह गया है 4, तो उसको भी करा करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में तो ये आपका सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कुछ मेरे पास अवेलेबल हैं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के, तो मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताइएगा। और मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। थैंक यू व्यूअर्स।